What is the purpose of section 3? To provide for a bar for limitation. Section 3 is the main declaratory provision, that is the bar of limitation. Yes or no? Section 3 is basically the main provision. So the main purpose of this entire law is given under section 3, because section 3 only tells us that the suit, appeal or application will be barred if it is filed or preferred or instituted after the expiry of the prescribed period. Clause 2 is only for the purpose of this act, because generally how a suit is initiated is given under CPC. Order 4 read with section 26. But only for the purpose of calculating the limitation period, सूट कब इंस्टीट्यूट होगा वो दिया गया है क्लॉज 2 के अंदर. एंड हमने इसका फर्स्ट क्लॉज पढ़ा था ऑर्डिनरी केसेस में, दैट अगर एक ऑर्डिनरी केस है एंड द कॉज ऑफ एक्शन हैज अरोज. कॉज ऑफ एक्शन का मैंने आपको बताया था पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज फॉर एग्जांपल 3 इयर्स. तो 3 इयर्स के अंदर अंदर हमें सूट फाइल करना है. नाउ फॉर एग्जांपल द सूट, द प्लेंट वाज गिवन ऑन दिस डेट व्हिच इज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. एंड हमने डिस्कस किया था व्हेनेवर इज प्लेंट इज गिवन, देन द प्लेंट इज बेसिकली स्क्रूटनाइज्ड बाय दैट ऑफिसर, and if there are any objections, any defects, then the defects are to be rectified within 7 days. अब रेक्टिफाइड प्लेंट दी जब 7 दिन के बाद, तब अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन जहां पे हमने रेक्टिफाइड प्लेंट दी, तब पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो ऑलरेडी बार हो चुका था. एंड दैट इज व्हाई क्लॉज 1 हैज raised a legal fiction that it will be deemed to have been instituted on the date when it was given firstly, originally to the proper officer. Because 7 दिन के बाद, क्योंकि हम तो लिमिटेशन एक्ट में लास्ट डे तक की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर लास्ट वाले डे पे भी यहाँ पे सूट फाइल किया जाता, उसके बाद भी अगर 7 दिन लगेंगे तो डेफिनेटली पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो बाहर हो जाएगा. दैट इज व्हाई a rule of relating back has been created here, that even though the rectified plaint has been given here, but it automatically relates back to the date when the original plaint was given to the proper officer. It will be deemed that it is within the period of limitation only. समझ आ रहा है? क्लियर है ये? नेक्स्ट क्लॉज रीड करें इसका. नेक्स्ट देखेंगे, देखो क्लॉज 2 में क्या बोला गया है. क्लॉज 2 में बोला गया है इन केस ऑफ अ पॉपर. Who is a pauper? A person who cannot pay the court fees, also known as an indigent person, which is given under order 33 of CPC. given है rules regarding suit by indigent person. order 33 of CPC में दिए गए हैं. और जब हम ऑर्डर 33 रूल 1 सीपीसी पढ़ते हैं, वहां पे डिफाइन किया गया है कि एक इंडिजेंट पर्सन कौन होता है. अ पर्सन हु डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू पे द कोर्ट फीस इन अ पर्टिकुलर सूट. अ पर्सन हु डज नॉट ओन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹1000 और मोर. जब भी ऑर्डर 33 के अकॉर्डिंग एक सूट फाइल करने वाला पर्सन एक इंडिजेंट पर्सन होता है, एक पॉपर होता है, डायरेक्टली ही कैन नॉट फाइल द सूट, ही कैन नॉट इंस्टीट्यूट द सूट, बिकॉज कभी भी हम पढ़ते हैं तो एक सूट या एक प्लेंट, इट शुड बी सफिशिएंटली स्टैम्प्ड. यस और नो? एंड स्टैम्प ऑलवेज कम्स विद अ पर्टिकुलर कोर्ट फीस. स्टैंपिंग का मतलब होता है पेमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट फीस. क्योंकि जब हम ऑर्डर 7 रूल 11 भी पढ़ते हैं रिजेक्शन में, वहां पे ये भी ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन है कि अगर आपकी प्लेंट इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, देन दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. सो द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट.
दैट इज वाई ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी ने क्या बोला है कि अगर एक पर्सन एक इंडिजेंट पर्सन है who cannot pay the court fees but then he has a cause of action to file the suit, automatically he cannot file the suit because filing of the suit comes with another formality of payment of court fees. वो mandatory है, वरना plaint reject भी हो जाती है insufficient stamping से. इसीलिए एक indigent person को कोई भी suit file करने से पहले he has to ask for a permission from the court and the permission is known as leave to sue as a pauper. उसको बोला जाता है leave का मतलब होता है permission. If I want to sue, I want to institute a suit as a pauper, as an indigent person, तो मैं directly अपनी plaint नहीं दे सकती because वो तो insufficiently stamped होगी, court fees नहीं है. That is why firstly I have to seek the permission of the court to sue as an indigent person. मेरी एक एप्लीकेशन होगी. अब उसमें आप जब ऑर्डर 33 पढ़ते हो तो वहां पे बताया गया है कि वो एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, उस एप्लीकेशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, दैट वो एप्लीकेशन आपका कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करनी होनी चाहिए कि उसमें आपका कॉज ऑफ एक्शन लिखा है कि किस कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे आप एज एन इंडिजेंट पर्सन स्यू करना चाहते हो. उस एप्लीकेशन में आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटस एज एन व्हाई यू आर क्लेमिंग दैट यू आर एन इंडिजेंट पर्सन, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड. प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉज ऑफ एक्शन है तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए. सो देयर हैज टू बी एन एप्लीकेशन जो कि पहले कोर्ट में फाइल की जाएगी टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कोर्ट दैट द कोर्ट परमिट्स यू टू अप्लाई और टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, दैट इज विदाउट द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस. तो पहले एक एप्लीकेशन की जाएगी तभी आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा है कॉज ऑफ एक्शन, तो जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन अरोज होता है वैसे ही एक इंडिजेंट पर्सन का भी कॉज ऑफ एक्शन तो अरोज हो ही सकता है ना. हाँ, वो अपने ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे अपने कॉज ऑफ एक्शन को इनिशिएट एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टली सूट फाइल नहीं कर सकता है. फर्स्टली ही विल हैव टू ऑब्टेन अ लीव टू स्यू एज अ इंडिजेंट पर्सन, बट स्टिल कॉज ऑफ एक्शन तो हो सकता है. सो ऐसे ही एक पर्सन है हु इज एन इंडिजेंट पर्सन, हु इज अ पॉपर. His cause of action arose on this date and इस cause of action के लिए as per the limitation act 3 years of period of limitation has been provided in the schedule. अब directly वो इस period of limitation के within अपना suit file नहीं कर सकता है. He will have to file an application first. अब चाहे suit file करने की बात हो, चाहे application to sue as a pauper फाइल करने की बात हो, होना तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर ही चाहिए. अगर ऑर्डिनरी पर्सन भी होता तो भी वो सूट कहां फाइल करता, विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. तो एक पॉपर है, एक पॉपर को बल्कि सूट फाइल करने से पहले एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो इट इज इंपॉर्टेंट उसकी एप्लीकेशन भी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन होनी चाहिए. अब यहां पे इसने फॉर एग्जाम्पल इस दिन पे एक एप्लीकेशन करी कोर्ट में, and this application was to seek the permission to sue as an indigent person. अब जब भी एक पर्सन एज एन इंडिजेंट पर्सन एक एप्लीकेशन कोर्ट में करता है तो उसकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली हम अलाउ या रिजेक्ट नहीं करते. पहले द एप्लीकेशन हैज टू बी स्क्रूटनाइज्ड. उसको स्क्रूटनाइज करना होता है एज इन द ट्रस्टवर्दीनेस, द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. अगर वो एप्लीकेशन स्क्रूटिनी के बाद ट्रस्टवर्दी होती है, वैलिड होती है, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. मतलब उस पर्सन को एज एन इंडिजेंट पर्सन स्यू करने के लिए अलाउ किया जाएगा. अदरवाइज उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है. एक बार अगर आपने एप्लीकेशन करी है फॉर सीकिंग द परमिशन टू sue as an indigent person, the court is not bound to give the permission only. The court can give the permission or court can also reject the permission. इसीलिए जब हम ऑर्डर 33 रूल 5 पढ़ते हैं, जब आप सीपीसी में ऑर्डर 33 रूल 5 पढ़ते हो तो वहां पे क्या दिए गए हैं? ऑर्डर 33 रूल 5 में दिया गया है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन, कि किन किन ग्राउंड्स पे ये जो एप्लीकेशन की गई है वो रिजेक्ट की जाएगी. मतलब रिजेक्ट भी हो सकती है. अब एक्सेप्ट करनी है
या रिजेक्ट करनी है, ये डिटरमाइन करने के लिए द कोर्ट में ऑल्सो, कोर्ट स्क्रूटनाइज तो कर ही सकते हैं, साथ साथ में कोर्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट हियरिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर 33 में दिया गया है, हियरिंग कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड टू डिसाइड वेदर दिस एप्लीकेशन, द परमिशन शुड बी ग्रांटेड और द परमिशन शुड बी रिजेक्टेड। अब यहां पे हो सकता है कोर्ट ने ये सब करने में 10 दिन लगा दिए, कोर्ट ने उस एप्लीकेशन पे डिसाइड करने में 10 डेज लगा दिए। 10 डेज के बाद कोर्ट ने ऑर्डर पास किया दैट द परमिशन इज ग्रांटेड, द एप्लीकेशन इज ट्रस्टवर्दी, इज वैलिड एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू रिजेक्शन, द परमिशन इज ग्रांटेड। अब आप सूट फाइल कर सकते हो एज अ पॉपर, एज एन इंडिजेंट पर्सन। मतलब जब ग्रांट हुई इस टाइम पे आप सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन सूट हो तो इसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए रहा है ना, यस और नो? और उस कॉज ऑफ एक्शन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिकॉज अगेन जब हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट अ पर्सन टू रीच आउट to the court even on the last day of the expiry of the period of limitation, कि अगर last day भी है, हम ये नहीं बोलेंगे आप आखिरी दिन पे क्यों आए, it has to be within the period of limitation, even though the person is approaching the court on the last day also, then also it is allowed, क्योंकि maximum period provide करने का पर्पस ही यही है कि आप लास्ट डे पे भी आ सकते हो। लास्ट डे पे आके अब डायरेक्टली तो सूट फाइल कर नहीं सकते, इस सिचुएशन में पहले एप्लीकेशन करनी पड़ी, एप्लीकेशन करी, अब एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करने में, डिसाइड करने में, उस पे हियरिंग करने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से उस कॉज ऑफ एक्शन का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था वो एक्सपायर हो गया, वो बार हो गया। अब अगर यही चीज हम यहां पे ये क्लॉज 2 के अंदर ये नहीं देते, तो इसका तो सूट हम अलाउ ही नहीं कर सकते थे ना, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? बट यहां पे इसका सूट अलाउ किया जाएगा। व्हाई? बिकॉज क्लॉज 2 में बोला गया है कि इवन दो द सूट नाउ व्हेन ही विल एक्चुअली फाइल द सूट, इट विल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बट इट विल बी डीम्ड एज इफ द सूट हैज बीन फाइल्ड ऑन द डे व्हेन द लीव or the application to sue as a pauper was made। भले ही उसका सूट पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद फाइल किया जा रहा है, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के पर्पस के लिए क्लॉज 2 ने ये डिक्लेरेशन दिया है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अब ये डिक्लेरेशन यहां पे नहीं होता, दैट वुड बी अनजस्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज हमने पढ़ा है ना, एक्ट ऑफ द कोर्ट शुड नॉट अफेक्ट एनी पर्सन, actus curiae neminem gravebit, सुना है कभी? It is known as act of the court should not affect the rights of any person। कोर्ट ने 10 दिन लगा दी उसकी एप्लीकेशन में डिसाइड करने में, जिसकी वजह से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन बार हो गया, that should not affect his rights। उसने अपनी जो लीव, जो एप्लीकेशन थी, वो तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर ही की थी ना, yes or no? फॉर दैट पर्पस, उसी अनजस्ट सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लॉज 2 ने क्या बोला है कि इन केस ऑफ अ पॉपर, द सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन केस ऑफ अ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव का मतलब होता है परमिशन, टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड। मतलब मान लिया जाएगा, भले ही वो सूट इस दिन पे फाइल कर रहा है जिस दिन पे ऑलरेडी पीरियड ऑफ लिमिटेशन बार हो चुका है, but it will be deemed that his suit was instituted on back date when the application for seeking leave to sue as a pauper was made। This is known as the rule of relating back, कि actually suit इस दिन पे फाइल किया जा रहा है, but the actual date of institution of suit अगर हमें देखनी है, इसके लिए it automatically relates back to the date when the application for seeking permission to sue as a pauper was made। और ये क्यों दिया गया है, इसका पर्पस समझ आया? अगर ये यहां पे नहीं होता तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सूट्स या मेजॉरिटी नंबर ऑफ सूट्स या सम नंबर ऑफ सूट्स would have been
straight away dismissed and that too without any fault of that person. वो तो कोर्ट का एक्ट है ना, इट इज द एक्ट ऑफ द कोर्ट. तो बिना किसी फॉल्ट के उसका सूट डिसमिस्ड हो जाता. फॉर दैट पर्पस यहां पे ये रूल दिया गया है दैट when his application for leave to sue as a pauper is made, जब उसने एप्लीकेशन की थी हम उसी दिन मान लेंगे कि उसका सूट फाइल हुआ था एंड उसी दिन, और अगर वो दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर है तो सेक्शन 3 का बार अप्लाई होगा ही नहीं. लेकिन अगर यहां पे इसने इस दिन पे एप्लीकेशन नहीं की होती और उसने एप्लीकेशन इस दिन पे की होती, समझ आया? अगर इसने एप्लीकेशन इस दिन पे नहीं की होती, एप्लीकेशन इस दिन पे की होती फॉर सीकिंग परमिशन टू स्यू एज अ पॉपर, उसके बाद कोर्ट ने यहां से 10 दिन लिए होते और कोर्ट ने डिसाइड किया होता कि परमिशन ग्रांटेड, सूट अलाउ किया जाएगा? सूट अलाउ किया जाएगा? नो, because the moment the permission is granted it automatically relate back to the date when the application was given, और वो दिन अपने आप में इट इज आउट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. तो सेक्शन 3 का जनरल रूल अप्लाई होगा, क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा फिर, क्योंकि जिस दिन पे आप रिलेट बैक कर रहे हो वो दिन तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के विद इन होना चाहिए ना. यही तो ग्राउंड है कि हमने बोला कि उसकी क्या गलती है, उसने तो जो एप्लीकेशन करी वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर करी, इसीलिए तो हम उस दिन पे रिलेट बैक कर रहे हैं. बट उसके लिए दी एप्लीकेशन एटलीस्ट शुड बी मेड, वो उसकी तरफ से, हम कोर्ट के एक्ट की वजह से उसके राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्ट भी तो विजिलेंस के साथ किया जाना चाहिए ना. ही शुड नॉट स्लीप अपॉन हिज राइट, एटलीस्ट एप्लीकेशन तो उसको विद इन दी पीरियड ऑफ लिमिटेशन करनी होगी, तभी तो उस पर हम रिलेट बैक करेंगे. अगर एप्लीकेशन इटसेल्फ वाज बार्ड बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वाज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो रिलेट बैक भी अगर उस दिन पे हम कर रहे हैं तो वो दिन ही अपने आप में पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाहर है, तो फिर उसको कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा. इट विल बी बार्ड बाय सेक्शन 3 क्लॉज